मैं एक स्कूल में टीचर था, कंप्यूटर पढ़ाता था। स्कूल का काफी स्टाफ फीमेल था, इसलिए माहौल सही सा ही रहता था। मेरे से सब दोस्ती रखना चाहते थे, क्योंकि कंप्यूटर तब नया नया आया था और सब उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाना चाहते थे। सो मैं सबकी गुड बुक में था। मेरा भी सबसे वास्ता पड़ता था। इस कारण से स्टाफ के हर मेंबर से बोलचाल थी। कुछ मेरे वाचाल होने के कारण स्टाफ में मेरी लोकप्रियता ज्यादा ही थी। कुछ लोग इस कारण से मुझसे जलते भी थे, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैं किसी से उलझाव नहीं चाहता था, इसलिए अपने काम से काम रखता था। लेकिन अगर किसी को मेरी जरूरत पड़ती थी तो उसकी मदद करने में भी नहीं हिचकता था। मेरे साथ की एक महिला टीचर जो देखने में बहुत साधारण नजर आती थी और कपड़े भी बड़े साधारण से पहनती थी। साथ में रहने के कारण बातचीत होना लाजमी था, सो हल्की फुल्की होती रहती थी। लेकिन ज्यादा जान पहचान नहीं थी। ना मैं आगे बढ़ना चाहता था, ना ही वो। विद्यालय में वार्षिक उत्सव की तैयारियां चल रही थी। इस कारण से सभी टीचरों को देर तक रुककर इसकी तैयारी में लगा रहना पड़ता था। ज्यादातर तो शाम होने से पहले ही सब चले जाते थे, लेकिन एक दिन शाम हो गई और फिर अंधेरा छा गया। सभी टीचर निकल गए थे, केवल मैं और सरिता ही स्कूल में बचे थे। हम दोनों ने जब अपना कार्य समाप्त किया और चलने लगे तो सरिता को इतनी रात को अकेले भेजना मुझे सही नहीं लगा और मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसे घर छोड़ दूं। तो वो बोली कि हाँ, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है तथा अब अकेले जाना सही नहीं है। सरिता बोली कि तुमने पूछ लिया नहीं, तो मैं तुमसे अनुरोध ही करने वाली थी कि आज मुझे घर छोड़ दो। हम दोनों मेरे स्कूटर पर बैठकर निशा के घर के लिए चल पड़े। सरिता का घर शहर के एक कोने में था। छोटा शहर था, इसलिए परिवहन की सुविधाएं ज्यादा नहीं थी और शाम को तो जो थी वो भी गायब हो जाती थी। सरिता जिस मोहल्ले में रहती थी वहां आबादी कम ही थी, इसलिए ज्यादा सुनसान सा लग रहा था। जब हम दोनों सरिता के घर पर पहुंचे तो उसे उतारकर जब मैं वापस चलने के लिए स्कूटर मोड़ने लगा तो सरिता बोली कि आप चाय पीकर जाओ। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन उसके बार बार अनुरोध करने पर मैं चाय पीने रुक गया। स्कूटर पार्क करके उसके घर में आ गया। 2 कमरों का उसका घर साधारण था, लेकिन सुरुचिपूर्ण तरीके से सजा था। वो ये बता रहा था कि इस घर की मालकिन बहुत सुरुचिपूर्ण विचारों की है। मैं सोफे पर बैठकर इधर उधर नजरें मारता रहा। कुछ देर बाद सरिता एक प्लेट में चाय के 2 कप और एक प्लेट में बिस्कुट लेकर आ गई। वो कपड़े भी बदल आई थी और पहले से बेहतर लग रही थी। उसने चाय मेज पर रखकर एक कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कप उसके हाथ से लेकर उससे चाय पीनी शुरू की। चाय के पहले घुट से ही पता चल गया था कि सरिता चाय बढ़िया बनाती है। मैंने कहा कि आप चाय तो बढ़िया बनाती है, ऐसी चाय पीने के लिए तो रोज आपको कष्ट दिया जा सकता है। तो वो बोली कि आपका स्वागत है। उसका चेहरा अपनी प्रशंसा सुनकर गुलाबी हो गया था। हम दोनों चुपचाप चाय पीने लगे, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था तो बोला कि सरिता जी, आपके घर में कोई और नजर नहीं आ रहा है। तो वो बोली कि मैं अकेली ही रहती हूं, परिवार गांव में रहता है। कभी कभार कोई आ जाता है, ज्यादातर तो मैं अकेली ही होती हूं। अब अकेले रहने की आदत पड़ गई है। उसके ये शब्द उदासी से भरे थे, जिसे मैंने महसूस किया। सरिता ने मुझसे पूछा कि आपका परिवार कहाँ है, तो मैंने बताया कि मैं भी अकेला ही रहता हूं। परिवार दूसरे शहर में है, अपना व्यवसाय है। मैं ही जिद करके सरकारी नौकरी मिलने के बाद उससे अलग हुआ हूं। वो ये जानकर आश्चर्य से बोली कि आप अकेले कैसे रह पाते हैं? जैसे आप। मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं है। क्यों? लंबी कहानी है, अगर सुनाना चाहे तो सुना सकती है। अभी नहीं, जैसी आपकी मर्जी। मैं भी ज्यादा नजदीकियां नहीं चाहता था। चाय पीने में रात काफी हो गई थी, तो सरिता बोली कि आप रात का खाना खाकर जाइए। मैंने कहा कि दूसरे के हाथ का खाना अच्छा लगता है, लेकिन अभी काफी देर हो गई है, फिर कभी मौका मिला तो अवश्य खाऊंगा। ये कहकर मैं सरिता से विदा लेकर अपने घर के लिए चल दिया।
रात को घर पर खाना नहीं बनाना था, सो रास्ते में ब्रेड आमलेट बनवा कर घर पहुंच गया। घर जाकर उनसे पेट पूजा की और सोने की तैयारी करनी शुरू कर दी। सुबह फिर से स्कूल समय पर पहुंचना था। बिस्तर पर लेटा तो आज का घटनाक्रम आंखों के आगे घूमने लगा। समझ नहीं आया कि सरिता अकेली क्यों रहती है। घर तो बहुत सुरुचिपूर्ण था, लेकिन उसकी पोशाक ऐसी बेडगी सी क्यों होती है। यही सब सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह स्कूल में सरिता से मुलाकात स्टाफ रूम में हुई तो उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि रात को मैं आपको धन्यवाद कहना तो भूल ही गई थी। मैंने हंसकर कहा कि आपने इतनी बढ़िया चाय पिलाकर धन्यवाद कर तो दिया था। वो हंसकर बोली कि चलो मेरी चिंता दूर हुई नहीं तो मैं रात भर परेशान रही कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इस लड़की को रात को घर छोड़ा और इसने बदले में धन्यवाद भी नहीं कहा। मैंने कहा कि अब तो हिसाब बराबर हो गया ना। उसने सहमति में सर हिला दिया। इसके बाद मैं अपनी क्लास में चला गया। स्कूल के खत्म होने के बाद सब वार्षिक उत्सव की तैयारियों में लग गए। कम ही दिन बचे थे, इसलिए कार्यों को समय से पूरा करना जरूरी था। इस अवसर पर होने वाले प्रोग्रामों का अभ्यास पूरे जोरों पर था। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए थी। इसी वजह से आज भी देर हो गई। हम दोनों ही शाम को अकेले रह गए। जब हम चलने लगे तो मैंने कहा कि सरिता जी चलिए, आज आपके यहाँ चाय पीते हो, तो वो बोली कि हाँ चलिए। हम दोनों स्कूटर पर बैठकर उसके घर के लिए चल दिए। रात गहरा रही थी। उसके घर पहुंचकर सरिता बोली कि चाय पीकर जाइएगा। मैं चुपचाप चाय पीने के लिए घर में चल दिया। घर में पहुंचकर मैं सोफे पर बैठ गया और सरिता चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद सरिता चाय ले आई। इस बार चाय के साथ पकोड़े भी थे। मैंने आश्चर्य से पूछा कि ये कब बना लिए, तो वो बोली कि सुबह तैयारी करके गई थी। जब तक चाय बनी तब तक पकोड़े भी बन गए। आप खाकर बताओ कि कैसे बने हैं। मैंने एक पकोड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया और उसे पूरा खा लिया। सरिता मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी कि मैं क्या प्रतिक्रिया देता हूं। मैं भी उसे परेशान करने के लिए आज चुप्पी साधे बैठा था। जब मैं पकोड़े को खाने के बाद कुछ नहीं बोला तो वो बोली कि क्या हुआ, पकोड़े सही नहीं बने हैं। मैंने हंसकर कहा कि अभी तो मैं उनके स्वाद का मजा ले रहा हूं। वो बोली कि ये क्या बात हुई। मैं ये जानने के लिए मरी जा रही हूं कि पकोड़े कैसे बने हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। शायद खराब बने हैं, आप इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं। मैंने उसे बताया कि पकोड़े सही बने हैं, मैं तो उसे छेड़ने के लिए ऐसा कर रहा था। वो कुछ नहीं बोली तो मैं बोला कि आप बड़ी गंभीर रहती है, तो सोचा कि आपसे कुछ मजाक कर लेते हैं, इस बहाने ही आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी। तो वो बोली कि प्रशंसा के बिना हंसी कैसे आएगी, इससे तो रोना निकलने वाला था। मैंने अपने कान को हाथ लगाकर कहा कि ऐसा पाप मेरे सर ना लगाए, रोने की कोई बात नहीं है। सरिता बोली कि आप पहले व्यक्ति हैं जिसे मैंने अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कि निश्चित रहिए, आपने बढ़िया पकोड़े बनाए हैं और इनको खाकर मेरे जैसे कुंवारे अकेले रहने वाले की दुआएं आपको अवश्य मिलेगी। मेरी बात पर वो पेट पकड़कर हंसने लगी। इस समय वो बहुत सुंदर लग रही थी। जब उसकी हंसी बंद हुई तो वो बोली कि आप कंप्यूटर वाले ऐसे निकलेंगे, पता नहीं था। मैंने कहा कि आप सानिस वाली इतना बढ़िया खाना बनाने वाली होगी, ये भी मुझे पता नहीं था। ऐसी ही चुहलबाजी में चाय और पकोड़े खत्म हो गए। मैंने चलने की इजाजत मांगी तो वो बोली कि आपको खाने की नहीं कह सकती, कुछ है ही नहीं, आजकल समय ही नहीं मिल पा रहा है कि कुछ खरीद कर ला पाऊं। मैं बोला कि खातिर जमा रखिए, खाना भी खा लूंगा। वो मुस्कुरा कर बोली कि रात को कैसे काम चलाएंगे। मैंने उसे बताया कि रास्ते में से ब्रेड और आमलेट लेता जाऊंगा, उसी से कल काम चलाया था, उसी से आज पेट भर लूंगा। इसके बाद मैं सरिता के घर से निकल गया। पूरा हफ्ता ही लेट होने के कारण शाम को सरिता को उसके घर छोड़ने के कारण उससे नजदीकियां बढ़ रही थी। वो भी अब खुलकर बात करने लगी थी। वार्षिक उत्सव के दिन शाम को जब सरिता को उसके घर छोड़ने के लिए चलने लगा तो वो बोली कि आप रास्ते में सब्जी मंडी होकर चले,
कुछ सब्जियां खरीद लेते हैं। आज आपको रात का खाना खिलाकर ही भेजूंगी। मैं उसकी बात मानकर सब्जी मंडी की तरफ चल दिया। कुछ खरीदारी सरिता ने करी तो कुछ मैंने भी करी। मेरे घर में भी कोई सब्जी नहीं थी। फिर सरिता के घर पहुंच गए। सरिता जब तक चाय बनाने गई तब तक मैं उसके कमरे का निरीक्षण करने लगा। कमरे में कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए यह पता लगा पाना मुश्किल था कि उसके परिवार में कौन कौन है। मैं निरीक्षण कर ही रहा था कि सरिता चाय लेकर आ गई। आज चाय के साथ बिस्कुट थे। चाय पीते में मैंने उससे पूछा कि आप अगर बुरा ना माने तो आपके परिवार के बारे में कुछ पूछ सकता हूं? तो वो बोली कि नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने पूछा कि कोई फोटो नजर नहीं आ रही है। इस पर वो बोली कि गांव में रहने के कारण किसी को फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, इसलिए कोई फोटो नहीं है। वहां लोग इन बातों को महत्व नहीं देते हैं। उसका उत्तर सुनकर मैं चुप हो गया। मुझे चुप देखकर सरिता बोली कि मेरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन पढ़ाई पर जोर देने के कारण सब नाराज से हैं। फिर गांव से निकलकर शहर में टीचर की नौकरी ने ये नाराजगी और बढ़ा दी है, इसलिए अकेला ही रहना पड़ता है। मां कभी कभी आ जाती है 1-2 दिन के लिए। सरिता ने मुझसे पूछा कि आप अकेले क्यों रहते हैं? मैंने उसे बताया कि मेरा किस्सा भी कुछ उसके जैसा ही है। व्यापारी परिवार से होकर मैं नौकरी कर रहा हूं, इसलिए सब नाराज है, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए सरकारी नौकरी में आ गया हूं। लड़का हूं, इस कारण से अकेला रहने में परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। काम चल रहा है, पढ़ाने में मेरा मन भी लगता है। गल्ले पर बैठने का मेरा मन बिल्कुल नहीं था, इसलिए कंप्यूटर की पढ़ाई की और नौकरी कर ली। देखते हैं आगे क्या होता है। उसने पूछा कि आगे क्या करने का विचार है। मैंने कहा कि कुछ नहीं, लेकिन अगर नौकरी में मन नहीं लगा तो कुछ और कर लूंगा। मेरी बात सुनकर वो बोली कि लोग सरकारी नौकरी को तरसते हैं और आप उसे छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि छोड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे फील्ड में बहुत स्कोप है, क्या पता भविष्य में क्या हो, कौन कह सकता है। मेरी इस बात पर सरिता ने गर्दन हिलाकर सहमति जताई। चाय खत्म हो गई थी। सरिता बोली कि कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा कि आप बिना मतलब के परेशानी ले रही है। तो वो बोली कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, उसे अपने लिए तो खाना बनाना ही है, आपके लिए भी बना लेती हूं। इतनी रात को जाकर आप खाना बनाए, ये तो सही बात नहीं होगी। मैंने सरिता से कहा कि मेरी इतनी चिंता ना करे। तो वो बोली कि जब आप मेरी चिंता कर सकते हैं कि मैं रात में अकेली घर ना आऊं, तो मैं ये तो कर ही सकती हूं। उसकी इस बात के बाद खाने की बात यहीं पर खत्म हो गई। सरिता चली गई और कुछ देर बाद हाथ में कुछ मैगजीन लेकर आ गई और उन्हें मुझे थमाकर बोली कि आप अपना समय इन्हें पढ़कर व्यतीत करें, जब तक मैं खाना बनाती हूं, फिर खाकर बताइएगा कि कैसा बना है। ये कहकर वो चली गई। मैं समय बिताने के लिए मैगजीनों के पन्ने पलटने लगा। कोई आधा घंटे के बाद सरिता खाना लेकर आ गई। उसने गोभी की सब्जी और दाल बनाई थी। हम दोनों खाना खाने लगे। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं झटपट खाना खाने लगा तो ये देखकर सरिता हंसकर बोली कि खाना तो आराम से खाए। मैंने कहा कि जोरदार भूख लगी है, इसलिए सब्र नहीं हो रहा है। सरिता ने पूछा कि खाना कैसा बना है, तो मैंने उसे बताया कि वो खाना भी स्वादिष्ट बनाती है। ये सुनकर वो बोली कि पता नहीं आप कहीं झूठी प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं। मैंने उसे बताया कि मैं भी सही सलामत खाना बना लेता हूं, इसलिए मेरी राय गलत नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बोली कि आप पहले व्यक्ति हैं जिसे मैंने खाना बनाकर खिलाया है। मैंने ये सुनकर कहा कि बंदा गिनी पिग बनकर संतुष्ट है। इस बात पर सरिता बोली कि बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैंने कहा कि हम तो सिखाने को तैयार है, कोई सीखे तो सही। अच्छा जी, हाँ, मैं चेली बनने को तैयार हूं। आप तो पहले से ही मास्टरनी जी है, लेकिन आपकी शिष्या बनने को राजी हूं। गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। पहले शिक्षा तो दे, दक्षिणा भी मिलेगी। कब से शुरू करें? जब आपका मन करे। स्कूल में रोज मेरे साथ खाना खाए, शिक्षा शुरू हो जाएगी। ये जरूरी है। हाँ, स्टाफ में अफवाह फैल जाएगी। आपको डर लगता है,
आपको मैं डरने वाली लगती हूं? नहीं तो फिर किस बात का डर है? कहीं और सही रहेगा। आप मेरे को रोज ऐसे ही घर छोड़ दिया करें। मैं रास्ते में पाठ ले लूंगी। ये तो खतरनाक है। तो घर पर रोज चाय पीते समय सही रहेगा। हाँ, ये सही है। तो आज से आप मेरी शिष्या हो गई। शिष्या का ध्यान रखना पड़ेगा। सो तो रखेगे ही। अगर कुछ कमी रहेगी तो बता दीजिएगा। जरूर। पहली बार शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, किसी मास्टरनी को पहली बार दे रहा हूं। मेरी बात पर सरिता जोर से हंस पड़ी। बोली कि आपके साथ अच्छी गुजरेगी। हम दोनों ने खाना खत्म किया और मैं घर के लिए निकल गया। हमारी दोस्ती ऐसे ही चल रही थी। नजदीकियां बढ़ रही थी, लेकिन हम दोनों में से कोई इसे मानने को तैयार नहीं था, ना ही आगे कदम बढ़ाने को तैयार थे। कुछ दिनों बाद मैं घर चला गया। कोई 2 हफ्ते बाद लौटा तो मुझे नहीं लगा था कि सरिता ने मेरे को मिस किया होगा। लेकिन स्कूल पहुंचकर जब स्टाफ रूम में बैठा अपने टाइम टेबल को देख रहा था, तभी सरिता रूम में आई और मेरे पास आकर बोली कि आप कहाँ चले गए थे? मैंने उसे बताया कि अचानक घर जाना पड़ गया था, इसीलिए आपको बता नहीं सका। वो बोली कि मैं आपकी क्या लगती हूं कि मुझे आप बताकर जाते? मुझे उसकी आवाज में गुस्सा महसूस हुआ। मैंने उसके चेहरे को देखा तो वहां सचमुच में गुस्सा था। मैंने कहा कि मेरे पास आपका नंबर नहीं था, इसलिए जाने का नहीं बता पाया। लेकिन अब आगे कभी ऐसा हुआ तो ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के भाव बदले, लेकिन ज्यादा असर नहीं पड़ा। मेरा क्लास लेने का समय हो रहा था, इसलिए मैं रूम से निकल गया। दोपहर में खाने के समय भी तलखियां नजर आई। मैं यहां सबके सामने कुछ कह नहीं सकता था। शाम को जब हम दोनों की छुट्टी हुई तो मैं सरिता के पास जाकर बोला कि आपसे कुछ बात करनी थी, आज मेरे साथ चल सकती है? तो वो बोली कि क्या बात करनी है? मैंने आसपास चेहरा घुमाकर देखा तो वो समझ गई। मैं उसे स्कूटर पर बिठाकर स्कूल से चल दिया। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कहीं चाय पीने चले, तो वो बोली कि चलो। मैंने उसे कॉफी हाउस ले गया। हम दोनों एक कोने की मेज पर बैठ गए और वेटर को 2 कप कॉफी ऑर्डर कर दी। इसके बाद कुछ देर हम दोनों कुछ नहीं बोले। नाराज हो? नाराज होने का हक है मुझे। हाँ, इतना तो है ही। हाँ, नाराज हूं। मैं ही जानती हूं कि इतने दिन मैंने कैसे गुजारे हैं। किसी से तुम्हारा पता भी नहीं पूछ सकती थी। तुम्हारी नाराजगी सही है, मेरी गलती थी, मैं कबूल कर चुका हूं। इससे क्या बदल जाएगा? मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी? बताओ, और कैसे माफी मांगू? मैं कैसे बताऊं? मैंने अपने दोनों कानों को हाथ लगाकर कहा कि मुझे तो ऐसे ही माफी मांगनी आती है। मेरी इस हरकत पर वो हंस पड़ी और हम दोनों के बीच की बर्फ पिघल गई। मैंने सरिता को बताया कि घर से संदेश आया था कि फौरन घर पहुंचूं, तो एकदम घर के लिए निकल गया। किसी को बताने का समय ही नहीं मिला। छुट्टियों के लिए प्रार्थना पत्र भी घर पहुंचकर भेजा था। घरेलू बात थी, इसलिए उसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम समझ सकती हो कि बात गंभीर थी। मेरी बात से सरिता आशास्वत दिखी। हम दोनों ने तय किया कि हमें एक दूसरे के बारे में पता रहना चाहिए तथा ऐसा मौका दोबारा नहीं आना चाहिए। सरिता बोली कि मैं अपने घर पर फोन लगवाने की कोशिश करती हूं। घर वाले तो काफी दिनों से पीछे पड़े हैं, मैं ही आज तक टालती आ रही थी। लेकिन पिछले दिनों मुझे संपर्क न होने के नुकसान पता चल गए हैं। मैंने भी उसे बताया कि मैं भी फोन लगवाने की कोशिश करता हूं। इसके बाद जब मैं सरिता को घर छोड़ने जा रहा था तो वो बोली कि आज मेरे साथ खाना खाकर जाना। तो मैं बोला कि चलो, जैसा तुम कहो। ये कहकर मैं चुप हो गया। उसके घर पहुंचकर मैंने स्कूटर खड़ा किया और उसके घर के अंदर आ गया। घर में आकर सरिता ने दरवाजा बंद किया और मेरे पास आ गई। वो कुछ झिझक सी रही थी। झिझक मुझे भी थी, लेकिन विरह ने हम दोनों को बहुत तड़पाया था। बोली कि तुम्हें नहीं पता ये 15 दिन मैंने कैसे काटे हैं। तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं थी। मैं किसी से कुछ पूछ नहीं सकती थी। तुम्हारे घर भी नहीं जा सकती थी, पता ही नहीं था। स्कूल में कोशिश करी, लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चला। सरिता शर्म के कारण अंदर भाग गई और वहां से आवाज देकर कहा
कि आराम करो, मैं खाना बनाकर लाती हूं। मैं वही बैठकर सरिता के बारे में सोचने लगा। सरिता का शरीर अच्छा था, लेकिन उसने ना जाने किस कारण से उसे छुपा रखा था। मैं उससे पूछ भी नहीं सकता था, लेकिन मन के किसी कोने में संतोष भी था कि जिस लड़की को मैं चाहता हूं वो सामान्य है। कुछ देर बाद सरिता खाना बनाकर ले आई। हम दोनों खाना खाने लगे तो सरिता बोली कि तुम्हारी चिंता मैं क्यों करती हूं बता नहीं सकती। मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारी चिंता करता हूं, लेकिन कह नहीं पा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं भी तुमसे दूर रहकर कितना परेशान नहीं था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। आज जब तुमसे मिला तो जाकर चैन पड़ा है। तुम्हारी जैसी ही मेरी हालत थी, लेकिन मैं घर के काम में व्यस्त था, इस कारण कुछ कर नहीं सका। विरह तो हम दोनों ने ही झेला है। ये बताता है कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, लेकिन मान नहीं रहे थे। आज ये बात सामने आ गई है। सरिता ने मेरी बात सुनकर अपनी नजरें नीचे झुका ली। उस दिन के बाद हम दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। स्कूल में भी हम दोनों खाली समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। दोपहर का खाना भी एक साथ ही खाते थे। हम दोनों के बीच प्यार का अंकुर बढ़ रहा था। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने आपस में बातचीत करके तय किया कि अब हम दोनों से दूरी सही नहीं जा रही है और हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, यानी हमें शादी कर लेनी चाहिए। हमें नहीं पता था कि हमारे परिवार इस संबंध को लेकर कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन अब हम किसी की कोई बात मानने की अवस्था से दूर निकल चुके थे। हम दोनों ने तय कर लिया था कि अगर परिवार वाले राजी नहीं हुए तो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैंने और सरिता ने अपने घर वालों से बात की। हम दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए कोई ज्यादा बाधा नहीं आई। दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिले और हम दोनों की शादी पक्की हो गई। मेरे घर वाले जब पक्की करने सरिता के घर गए तो वापस आकर मेरी बहन ने कहा कि भाभी कैसी ढीली ढाली रहती है, तुझे कैसे पसंद आ गई? इस बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता, ये मैं समझ चुका था। मैंने उसे समझाया कि शादी के बाद वो बदल जाएगी, तुम चिंता ना करो। वो मेरी बात सुनकर चुप हो गई। शादी की तैयारियों में जब सरिता के लिए कपड़े भेजने का समय आया तो मैंने बहन को समझाकर सरिता के घर भेजा कि वो उसका सही नाप लेकर आए ताकि उसके कपड़े सही सिले जा सके। बहन मेरी बात समझ गई और उसने सरिता के घर जाकर उसका सही नाप लिया और उसी नाप के मुताबिक शादी के कपड़े सिले गए। शादी में सरिता सही सिले कपड़ों में जंच रही। उसका यौवन उसमें सही रूप में झलक रहा था। वो नारी सुलभ सौंदर्य की प्रतिमा लग रही थी। ये देखकर मेरी बहन खुश होकर मेरे पास आई और बोली कि भाई, तुझे सब मालूम था, लेकिन हमें नहीं बताया था। सारा घर इस बात को लेकर परेशान था कि बहू पतली सी है। मैंने हंसकर कहा कि पहले मैं भी परेशान था, लेकिन एक दिन मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मेरी बात सुनकर बहन मेरे को चपत लगाकर हंसती हुई भाग गई। सरिता का परिवार भी काफी धनी था और हम तो व्यापारी थे ही, इसलिए विवाह में चकाचौंध की कमी नहीं थी। विवाह होने के बाद जब सरिता विदा होकर हमारे घर आई तो मेरी मां और बहनें बहुत खुश थी। सबसे ज्यादा तो मैं खुश था, लेकिन अपनी खुशी किसी पर जाहिर नहीं कर सकता था। हमारा मिलन जल्दी नहीं हो सकता था। परिवार में कई रीति रिवाज और रस्में की जानी थी। उनके होने के बाद ही हमारे मिलन की रात आनी थी, जिसका मुझे और सरिता को इंतजार था। वो रात भी आ गई। रात को जब अपने कमरे में हम दोनों अकेले हुए तो मैंने सरिता को गले लगा लिया। वो भी इसी क्षण के लिए तरस रही थी। कहानी जारी रहेगी।